नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए डे 2 है। डे 2 की कॉपी हम लोग देखेंगे इसमें कि कॉपियाँ 5 प्रश्न हैं इसमें और 5 प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ये जो हमारा पेपर 5 की आंसर राइटिंग है उसकी कॉपी है, डे 1 की हम लोगों ने डाल दी है और ये डे 2 की हम लोग देखेंगे। तो पेपर 5-6 जिनको ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट फीस 999 रुपये है और ये मेंस तक चलेगा। देखिए कई सारी क्वेरीज आ रही हैं, उन पर बात कर लेते हैं। ये पहली बात कि मेंस तक चलेगा और रेगुलर चलेगा। पेपर 5 अभी पेपर 6 फिनिश हुआ है, पेपर 5 स्टार्ट हुआ है। इसके फिनिश होने के बाद में 6 फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ये रेगुलर इसी सर्किल में आपका चलता रहेगा, ठीक है। पहली बात तो ये आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कब तक चलेगा, तो ये मेंस तक लगातार चलता रहेगा। प्री के समय थोड़ा सा इसको गैप दिया जाएगा क्योंकि प्री आपको पढ़ना रहेगा। और देखिए और कुछ क्वेश्चन है कि कॉपियाँ डेली चेक होती हैं, तो कॉपियाँ आपको डेली वीडियो मिल रहे हैं और जो भी स्टूडेंट हमारे लिख रहे हैं वो इस पर कमेंट करके बता सकते हैं कि कॉपियाँ आपकी कैसे वैल्यूएट हो रही हैं, डेली मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। आपको समय से पहले कॉपियाँ दी जाती हैं। जितना भी हम कमिटमेंट करते हैं, हम 24 घंटे हम आपको देते हैं लिखने के लिए और उसके 24 घंटे बाद आपको कॉपियाँ मिलती हैं। हालांकि ये 24 घंटे के बाद ही आपको कॉपियाँ कुछ ही घंटों में आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और देखिए कुछ एडमिशन और जो भी लेना हो वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 8527434727 पे संपर्क कर लीजिए। तो ये आप यहाँ जानकारी सारी ले सकते हैं। और भी जो कुछ चल रहा है क्रैश कोर्स से रिलेटेड या नोट्स या पीवाईक्यू से संबंधित कोई भी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। और देखिए इसकी पीडीएफ आपको ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप सर्च करिए ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल पे, डेली डाल दी जाती है। तो आप जो लोग नहीं एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी वजह से, तो वो यहाँ से पीडीएफ को इसको 5 प्रश्नों की ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए डे 2 में ये पहला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में अवस्थित प्राचीन महाजनपद काल के महाजनपदों का विस्तार से वर्णन करें। 200 शब्दों में था। बहुत अच्छा लिखा है कॉपी इनकी। तो इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन में दिया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 16 महाजनपदों का उदय होता है, जिसका विवरण बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। ये थोड़ा सा आपको जो जिनकी कॉपी है वो समझ लें कि इन चीज़ों को देखिए, जो कीवर्ड्स होते हैं ना इनको आप अंडरलाइन किया करिए, है ना। मिलता है इनमें उल्लेख कर दिया। इन 16 महाजनपदों में से 8 आपके उत्तर प्रदेश में स्थित थे। तो इस तरीके से इनका इंट्रो बहुत शानदार है। और फिर सीधे ये टॉपिक पे आ गए कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित प्राचीन महाजनपद कौन से हैं। वो इन्होंने देखिए मैप पे भी दिखा दिया, बहुत शानदार मैप बनाया है। कुरु देखिए इस साइड मेरठ और ये दिल्ली के आसपास ये है। उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल ये आपकी राजधानी थी, किसकी थी बताइए। और ये सूरसेन है, इधर चेदी है, वत्स है, कौशल है, मल्ल है, ये काशी है। इस तरीके से इन्होंने मैप पे शो कर दिया। तो ये सब आपको करना है। कुरु में क्या है, ये राजधानी इंद्रप्रस्थ है। इसकी राजधानी कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ थी। आधुनिक दिल्ली और मेरठ का क्षेत्र था ये। यहाँ के लोग प्राचीन काल में अपनी बुद्धि और बल के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए, बुद्धि और बल के लिए प्रसिद्ध थे। दूसरा है देखिए उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल, ये काम्पिल्य की क्या थी, काम्पिल्य जो पड़ता है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में क्या थी इसकी, 2 राजधानियाँ थी। तो ये अहिच्छत्र, इसकी देखिए ये काम्पिल्य हो गई दक्षिणी की और ये अहिच्छत्र हो गई उत्तरी की। तो ये राजधानियाँ हैं। और आधुनिक रोहेलखंड में स्थित था ये। आधुनिक रोहेलखंड में क्या क्या आता है, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले स्थित हैं इसमें। सूरसेन देखिए, सूरसेन ये मथुरा के आसपास था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा अवंती पुत्र था। तो इस तरीके से इन्होंने इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी दी है। चेदी महाजनपद था आधुनिक बुंदेलखंड क्षेत्र में। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है। राजधानी सुक्तमती थी। महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था। वत्स महाजनपद आज आ जाता है, ये कौशाम्बी यानी इलाहाबाद के आसपास है ना, कौशाम्बी और इलाहाबाद का क्षेत्र। जैन व बौद्ध धर्म का भी केंद्र था ये वत्स। कौशल महाजनपद आ जाता है, जिसकी राजधानी उत्तरी थी अयोध्या में, दक्षिणी थी श्रावस्ती में, है ना। और अवध क्षेत्र में स्थित थी ये। महत्वपूर्ण राजा यहाँ के प्रसेनजित थे जो बुद्ध के समकालीन थे। शतपथ ब्राह्मण में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो काफ़ी कुछ इन्होंने दे दिया है कि अगर इसी को रट के आप चले जाते हैं तो काफ़ी अच्छा आंसर माना जाएगा। ये वर्तमान वाराणसी और उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, काशी महाजनपद में आता था। कौशल ने काशी पर अधिकार कर लिया था। इस शहर का नाम देखिए मत्स्य पुराण में वर्णित वरुणा और असी नदियों के नाम पर पड़ा इसका। मल्ल महाजनपद देख लीजिए। मल्ल महाजनपद की जो राजधानियाँ थी कुशीनगर और पावा थी, 2 राजधानियाँ इसकी भी। आधुनिक स्थान है इसके देवरिया, गोरखपुर, पडरौना, कुशीनगर ये पड़ते हैं। कुशीनगर में बुद्ध को महापरिनिर्वाण भी प्राप्त हुआ, ये तो जानते ही होंगे। ये कंक्लूजन दे दिया, काफ़ी बेस्ट है। उत्तर प्रदेश के महाजनपद भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं और इनका अध्ययन विद्वानों और उत्साही लोगों को समान रूप से प्रेरित और सूचित करता रहता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब आपको टाइम लगा कर लिखने की जरूरत है, बाकी सब सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन से लेकर सब कुछ बेस्ट है। अयोध्या के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन करना 125 शब्दों में। अयोध्या भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अयोध्या हजारों सालों से शिक्षा, कला, संस्कृति का केंद्र रहा है और इसका सांस्कृतिक महत्व भारत से पूरी दुनिया में इसका फैला हुआ है। यानी हिंदू धर्म का एक स्थल बता दीजिए। अयोध्या का सांस्कृतिक महत्व में भगवान राम का जन्म स्थल और कौशल राज्य की राजधानी, प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की पृष्ठभूमि का केंद्र और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल राम की पौड़ी, नागेश्वर नाथ मंदिर, देवकाली मंदिर, हनुमानगढ़ी और कनक भवन। आप देखिए इनको एक काम कर सकते हैं कि मैप थोड़ा सा कोशिश किया करिए, जो मेन बिंदु हैं उन पे, मेन बिंदुओं पे मैप बनाने की। कहीं से भी ये जैसे मैप यहाँ पे आप छोटा सा शो करके अयोध्या पॉइंट डाल के, और ये सारे मंदिर जितने हैं जैसे कनक भवन और राम की पौड़ी, नागेश्वर नाथ, हनुमानगढ़ी, देवकाली मंदिर, तो ये सब आप मैप के थ्रू दिखा सकते थे। तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगती हैं और आपकी जो भी कमियां वो पूरी हो जाती हैं। 5 तीर्थंकरों को भी दिखा सकते थे मैप में। इनका जन्म स्थान है, इनके नाम भी आप मेंशन कर दीजिए।
चीनी यात्री हेनसंग के अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर तथा 3000 भिक्षुक जो भिक्षु थे वो रहते थे। त्यौहार देख लीजिए, रामनवमी, जानकी नवमी, सावन झूला आदि ये मनाए जाते हैं। संतों का साधना भूमि रही है ये। उदाहरण देखिए स्वामी श्री रामचरण दास और राम प्रसाद प्रसादाचार्य आदि की। नागेश्वर मंदिर अयोध्या के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यह सरयू नदी के तट पर भगवान शिव को समर्पित है। तो ये सब दे दिया आपने। गुलाब नगरी, गुलाबबरी, अवध नवाब सुजाउद्दौला का मकबरा है यहाँ पे। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। और अयोध्या राम मंदिर, भगवान राम की मूर्ति सरयू नदी के किनारे निर्मित भी की गई है। आप देखेंगे नागर शैली में, आप बता सकते थे अभी वाली। तो ये आप चीज़ें मेंशन कर दीजिएगा नेक्स्ट टाइम। निष्कर्ष है, अयोध्या हिंदू, बौद्ध, जैन आदि से संबंधित एक पवित्र स्थल है। लखनऊ और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों में को इसकी निकटता और इसकी पहुंच में वृद्धि करता है और इसकी बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। और साथ ही आप इकोनॉमी से इसको जोड़ सकते हैं कि जिससे उत्तर प्रदेश की पर्यटन आएगा, पर्यटन से जो भी पूंजी आती है तो उससे उस क्षेत्र का विकास होगा। उत्तर प्रदेश में ये क्या करेगा, आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। इस तरीके से आप कुछ चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। अगला तीसरा है, उत्तर प्रदेश के संबंध में मौर्य काल एवं गुप्त काल की वास्तुकला का वर्णन करना है 200 शब्दों में। तो देखिए, मौर्य और गुप्त काल भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण दो युग थे जो अपनी स्थापत्य उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश इन अवधियों के दौरान स्थापत्य नवाचार का एक प्रमुख केंद्र था। तो इन्होंने देखिए मैप के थ्रू दिखा दिया है, स्तूप दिखा दिया सिद्धार्थनगर में, पेपर हवा, सारनाथ स्तंभ, प्रयागराज, कौशाम्बी, है ना। तो इस तरीके से और भी दिखा दीजिए। अब सीधा ही वास्तुकला मौर्य काल की बताते हैं कि स्रोत हैं इसके पुरातात्विक स्रोत मेगास्थनीज की इंडिका। विकास अशोक के समय में तीव्र हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म एवं आजीवक संप्रदाय का महत्वपूर्ण प्रभाव था। उत्तर प्रदेश में अशोक के लघु शिलालेख देखो अहरोरा से प्राप्त हुए। बृहद स्तंभलेख मेरठ और प्रयागराज से मिले। मेरठ स्तंभलेख को फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। लघु स्तंभलेख सारनाथ और कौशाम्बी से प्राप्त हुए। सारनाथ में प्राप्त धार्मिक और चौखंडी स्तूप हैं। कौशाम्बी में प्राप्त स्तूप बुद्ध के जो मुख है और नख और केस के ऊपर निर्मित कराए गए नख इस तरीके से, ठीक है। पेपर हवा स्तूप जो बुद्ध की अस्थियों के अवशेषों पर निर्मित है। तो इस तरीके से सूचना भी थोड़ी इन्होंने दे दी है। इन स्तूपों का निर्माण पत्थर एवं ईंटों से किया गया है। सारनाथ स्तंभ वाराणसी के समीप सारनाथ में स्थित है। मौर्य काल का अद्वितीय संरचना है। अब गुप्त कालीन वास्तुकला का विकास देखिए। कुषाण वंश के बाद गुप्त वंश के शासकों ने उत्तर प्रदेश में वास्तुकला का महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। मंदिर निर्माण की पंचायतन शैली का विकास हुआ इस पे, जिसमें मुख्य मंदिर के चारों दिशाओं में 4 लघु मंदिरों का निर्माण होता था। मंदिर का निर्माण ईंटों का प्रयोग सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ। और देखिए प्रमुख मंदिर ये है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का मंदिर और कहूम का मंदिर। अब इन्हीं को देखिए इन्होंने मैप पे शो कर दिया, ये आपका अच्छा तरीका है ना। यहाँ से देखिए आधे से 1 नंबर आपका बढ़ने का चांस रहता है, तो आप इसको बनाया जरूर करिए। भीतरगांव का मंदिर कानपुर में है, कहूम मंदिर देवरिया में है, भीतरी मंदिर गाजीपुर में, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में, दशावतार मंदिर ललितपुर में। इस तरीके से इन्होंने शो कर दिया है। तो आप इससे सीधा सीधा नोट्स बना सकते हैं जो लोग नहीं आंसर राइटिंग करें। प्रयागराज में प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की विजय अभियानों का उल्लेख करती है। भीतरी स्तंभ में स्कंदगुप्त द्वारा हूणों के प्रथम आक्रमण की विफलता का उल्लेख दिया है। तो इस तरीके से इन्होंने निष्कर्ष दे दिया है। आप इस निष्कर्ष को देख सकते हैं, पीडीएफ आपको ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। 5वां प्रश्न और आखिरी है कि प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ के सांस्कृतिक महत्व को बताते हुए उसका वर्णन करना है। तो कुंभ मेले का इतिहास सभ्यता से भी पुराना या ऐसा माना जाता है कि देवताओं और राक्षसों में अमृत के घड़े के लिए संघर्ष की लड़ाई की, और यह लड़ाई 12 दिन और 12 रातों तक चली। इस दौरान घड़े से 4 बूंदें 4 स्थानों पर झलकी, और यह 4 स्थान थे प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इन्हीं में से आप दिखा दीजिए ज्वाइन करके सीधा सांस्कृतिक महत्व। प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन और देश विदेश से श्रद्धालुओं की भागीदारी ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा मेला बना दिया है। देश के श्रेष्ठतम धर्म गुरुओं, ज्योतिषियों का दल सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति की ग्रही दिशाओं को देखने के बाद महाकुंभ मेले का सटीक तिथियों का निर्धारण करते हैं। यह विभिन्न संस्कृति, सभ्यता, भाषा, बोली, परंपरा, भोजन, रहन सहन का अतुलनीय संगम भी है। इस मेले का महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव है जो स्थानीय लोगों के लिए राजस्व और रोजगार के अवसर भी पैदा करता है। कुंभ मेला एक पवित्र आयोजन है जहां भक्त आध्यात्मिक ज्ञान शुद्धि की तलाश में संगम में स्नान करते हैं। प्रयाग में 144 साल यानी 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद में एक महाकुंभ का आयोजन यानी मनाया गया था अभी। तो आगामी जो कुंभ मेला होगा वो 2025 में आयोजित होगा। इन्होंने इतना दे दिया है। बाकी ये देखिए इन्होंने निष्कर्ष दे दिया है, ये आप पढ़ सकते हैं निष्कर्ष कि कुंभ मेले का सांस्कृतिक महत्व इसके धार्मिक महत्व से परे है, जो सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में कुंभ मेला देश की पहचान और विरासत का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। तो इस तरीके से आपको देना है। हाँ, ये चौथा इन्होंने बाद में लिखा है, आखिरी ये है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में वास्तुकला के विकास पर टिप्पणी करनी है 125 शब्दों में। ये है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में वास्तुकला का विकास मुख्यतः दुर्ग एवं मंदिर वास्तु के रूप में हुआ है। बुंदेलखंड क्षेत्र में एक समृद्ध स्थापत्य विरासत है जो इसके रणनीतिक स्थान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और ऐतिहासिक घटनाओं से आकार लेती है। तो इनका इंट्रो बड़ा हर चीज़ पर इनका बैलेंस एक पकड़ है, तो आप इनसे सीख सकते हैं। बाकी लोग भी जो नहीं लिख पा रहे हैं वो इस तरीके से सीख लें। इन्होंने मैप दे दिया है, जैसे क्या क्या है वहाँ पे। महर्षि वाल्मीकि आश्रम है बिठूर में, कानपुर में। झांसी का किला है, ये महोबा में है आपका। कालिंजर दुर्ग है, सूर्य मंदिर है,
और आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में है। तो इस तरीके से इन्होंने दिखा दिया। अब सीधा वास्तुकला का विकास देखिए, कालिंजर दुर्ग चंदेल शासकों ने बनवाया था। इस किले के अंदर अनेक मंदिर और भवन हैं जिन पर भारी नक्काशी और डिजाइन की गई है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल में निर्मित था, नागर शैली में था और भगवान विष्णु को समर्पित था। अब झांसी का प्रसिद्ध एवं भव्य किला वास्तुकला का सुंदर उदाहरण भी है। महोबा की इमारतों का स्थापत्य खजुराहो शैली के अनुरूप है, जैसे राहिला सागर झील है, सूर्य मंदिर है आदि दिखा दिए। थोड़ा सा आपको क्या करना है, यहाँ पे कीवर्ड को हाईलाइट करके अंडरलाइन करना है, जो कि जिससे कि जो एग्जामिनर हो से आसानी से उसका नज़र वहाँ पे पहुँच जाए। कामतगिरी पर्वत, रानी महल, जैन मंदिर, 84 गुंबद प्रमुख स्थापत्य हैं यहाँ के। एरन की मस्जिद इस्लामिक कला का सुंदर उदाहरण भी है, जैसे चंदेरी का बादल महल है, मदरसा है, शहजादी का रोज़ा आदि भी है। आगे है जैसे जालौन में लंका मीनार है, 84 गुंबद है, रामपुरा का किला है, हमीरपुर में बांके बिहारी मंदिर है, पशुपति मंदिर है, ये प्रमुख है। निष्कर्ष से देख लीजिए, बैलेंस है काफ़ी। निष्कर्षतः बुंदेलखंड क्षेत्र में गुप्त, प्रहार, चंदेल, कलचुरी और बुंदेला शासकों द्वारा स्थापत्य कला का विकास हुआ। इस क्षेत्र में उल्लेखनीय स्मारक और मंदिर प्रेरणा और आश्चर्य का स्रोत हैं, और उनका संरक्षण भविष्य की पीढ़ियों के लिए सराहनीय और सीखने के लिए आवश्यक है। ये चीज़ें आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है। जिन्हें भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। और PDF चाहिए हो तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम की चैनल है ओनली PCS के नाम से, ये तो चैनल है। डिस्कशन ग्रुप भी है, ओनली PCS डिस्कशन ग्रुप डाल दीजिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी सब जिनके डाउट थे वो डाउट क्लियर कर दिए गए, और नंबर पे आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।